रविंद्र शर्मा जी, रमन भल्ला जी, मनमोहन जी और हमारे चौधरी साहब किसान सेल के गेरूराम जी, गौरव खजूरिया जी, हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स जो आज मंच पर हैं आपके सामने, उन सब की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए, क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून। ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता है। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान मैं किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा है। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 साढ़े 300 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ ये अन्याय होगा और घोर अन्याय। हमारी आपत्ति ये है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है, अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों, सब कुछ सामने हो रहा होता है। बोली लगने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबके दिमाग में होता है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक सिस्टम इसलिए लाया गया था, कांग्रेस सरकारों द्वारा लाया गया था, ताकि किसान के साथ अन्याय न हो, किसान का शोषण न हो, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, किसान को अपनी फसल का मूल्य बराबर मिल सके। तो एक बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं वो एमएसपी होता है। सबके दिमाग में वो बेंचमार्क प्राइस होता है और फिर बोली लगती है। बेंचमार्क प्राइस से नीचे तो नहीं लगती, उसके ऊपर ही लगती है। कम से कम एपीएमसी के यार्ड में तो बेंचमार्क प्राइस से ऊपर ही उसको कीमत मिलती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से
सरेआम, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद है, लेकिन सरेआम गलत बयानी करते कि किसान आजाद हो गया। किसान पहले भी आजाद था, बेड़ियों में नहीं था। पहले भी वो एपीएमसी के बाहर भी बेचने का उसको अधिकार था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपने कानून लाए और अब वो एपीएमसी के बाहर बेचेगा। अब फर्क ये आया है कि आपने इस पूरे कानून में, इन तीनों कानूनों में एमएसपी नाम नहीं रखा। तो जब बेंचमार्क प्राइस नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, किसान को औने पौने दाम पर निजी प्लेयर्स को, निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, एपीएमसी थोड़ा ही बंद हो गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एपीएमसी अभी तो चल रही है। एपीएमसी के अंदर दो व्यय होते हैं, दो फीस होती है, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। वो तो उनको देनी होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां एपीएमसी यार्ड के बाहर किसान के खेत पर सामान खरीदेंगी, उन पर ना वो फीस लगेगी, ना वो फंड लगेगा, उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। बताइए, ऐसे में एपीएमसी कब तक टिक पाएगी कृषि की खरीद फरोख्त? लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? निजी प्लेयर्स के लिए कोई फीस नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई फंड नहीं। एपीएमसी पर फंड भी है और मार्केट फीस भी है। ये एक उदाहरण मैं देता हूं कि रोडवेज की बस चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। तो सरकारी रोडवेज की बस पर तो आप रोड टैक्स लगा देते हो, प्राइवेट बस को कहते हो आप रोड टैक्स से फ्री हो, आप नहीं लोगे रोड टैक्स। तो बताइए, घाटे में कौन रहेगा और फायदे में कौन रहेगा? और जो घाटे में रहेगा वो कब तक चला पाएगा अपनी बस? ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये किया जा रहा है सरकारी एपीएमसी के साथ, इस सरकार द्वारा। तो किसान का नुकसान एक तो आपने कर दिया कि आपने एमएसपी शब्द नहीं रखा। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी जबान पे भरोसा रखो, ये सुनकर ही हंसी आ जाती। जिस व्यक्ति ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद, 21 दिन मांगे थे कोरोना में, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में वादा किया था, काला धन पूरा वापस लाने का वादा किया था, अब भी वो हिम्मत जुटाकर कहते हैं मेरी बात पर भरोसा रखो। आज भी इतनी हिम्मत? या तो ये अहंकार है, या हम सबको, आपको, मुझे, किसान को, बेरोजगार नौजवान को, सबको मूर्ख मानते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा।